हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर अभी तक हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सबको हम पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक नाम और भी होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इसका सेकंड नेम है। इसको जनरली फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी का ही नाम है, ठीक है। इसका एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, if an object continue at rest or in uniform motion, it will be in same state until or unless we will applied an external force to change of स्टेट। ये हमें स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट कंडीशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये तो इसका स्टेटमेंट है, एक पार्ट। बी पार्ट क्या बोलना चाहता है, फिर इन दोनों का मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम पे लगने वाले जो नेट फोर्स है वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 0, ठीक है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स होने की 3 कंडीशन है। या तो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 हो मेरे पास, या फिर वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 हो, या फिर जो मेरे पास जेड डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना हो 0, ठीक है। तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। तब हम क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो तीनों का फोर्स यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे लिख लेना यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, है ना। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है उसकी बात करेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में चीज़ें चेंज हो जाती है, हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो उसका आप नोट करो। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूँ तरीके से कि किस तरीके से इस स्टेटमेंट को और इस बी पॉइंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किस डायरेक्शन में? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन होगा तब यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पिक्चर में रहेगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं अभी। तो ये हटा के मैं देखो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ उसको, देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से अप्लाई ना करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई सरफेस है मेरे पास, यहाँ पे m मास का ब्लॉक रखा है, सिंपल। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन और यहाँ से भी फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके ऊपर नेट फोर्स है 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया 0। नेट फोर्स कितना हुआ 0। देखो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल फोर्स होगा ना वो हमेशा यहाँ पे वैलिड रहेगा। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्स है 5 न्यूटन और यहाँ पे भी कितना है 5 न्यूटन, तो इनका नेट फोर्स भले ही 0 हो लेकिन इंडिविजुअली फोर्स 0 होगा, ये हम कभी नहीं बोल सकते। सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडिविजुअल फोर्स भी वहाँ पे 0 रहेगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि F1
प्लस F2 प्लस F3 और ऐसा करके F इंटू n इक्वल टू 0, ये कहानी मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो मेरे पास फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास अगर नेट फोर्स है तो यहाँ पे मास इंटू नेट एक्सेलरेशन ये बोलेंगे। तो अगर कहीं पे नेट फोर्स 0 होगा मेरे पास, अगर नेट फोर्स 0 होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो नेट एक्सेलरेशन को भी कैसे लिख सकते हैं हम, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस यहाँ पे AN इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। ठीक है, देखो इससे आगे। ओके, अब एक्सेलरेशन 0 होने की, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा उसकी दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि m मास का ब्लॉक अगर सरफेस पे रखा है वो किस कंडीशन में हो, रेस्ट की कंडीशन को। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी हो जाए 0, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये m मास का ब्लॉक एक v इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करे। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो इंडिविजुअल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर सकता है, लेकिन उनका जो नेट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये पोजीशन कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अलग से अप्लाई ना करें। तो यहाँ पे m इंटू ए नेट, तो एफ नेट 0, तो एक्सेलरेशन का जो नेट होगा वो भी कितना होगा, 0। यानी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन जो नेट होगा वो कितना मिलेगा, 0। अब इसके दो कंडीशन हो सकती है, अगर रेस्ट पे होगा तब भी नेट एक्सेलरेशन 0, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तब भी नेट एक्सेलरेशन 0। लेकिन ये भी इक्वल टू कांस्टेंट किस कंडीशन में वैलिड रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। ये हमने काइनेमेटिक्स में बात की थी, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। इसके बाद अच्छा इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप। चलिए ये समझ आया होगा आपको कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और नेट एक्सेलरेशन 0 मिलने की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, तो दोनों केस में नेट एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इनर्शिया के बारे में बात करते हैं कि इसमें स्टेटमेंट जो होता है फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया का क्या मतलब है। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इनर्शिया क्या होता है ना, देखते हैं। सबसे पहले अगर इनर्शिया की बात करते हैं, इनर्शिया मेरे पास क्या होता है, इनर्शिया मेरे पास होती है इनएबिलिटी। क्या होती है, इनएबिलिटी, या फिर इसको और कैसे बोल सकते हैं, रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, रजिस्टर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक तो होती इनएबिलिटी। तो इनर्शिया का मतलब यह है कि जो कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने को रजिस्ट करे तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स मेरे पास रखा है, उस बॉक्स का के ऊपर अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाता हूँ, सपोज करो 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ब्लॉक मूव नहीं किया। उसके बाद मैंने फोर्स और बढ़ाया, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तब भी ब्लॉक मूव नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने 15 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया तो ब्लॉक मोशन की कंडीशन में पहुंच गया। तो स्टार्टिंग में मैंने जो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, तो उसमें ब्लॉक ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करने से मना कर दिया कि मैं अपनी पोजीशन से चेंज नहीं रहूँगा, मैं रेस्ट पे हूँ तो रेस्ट पे ही बना रहूँगा जब तक आप 15 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स मेरे ऊपर नहीं लगाओगे। तो ब्लॉक ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करने को रजिस्ट किया, तो उसी रजिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, इनर्शिया बोल देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो कमी है, यानी रजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, उसी को दूसरी टर्म में क्या बोल देते हैं, इनएबिलिटी। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए रजिस्ट करे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इनर्शिया मेरे पास होता है, इनर्शिया जो मेरे पास होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक प्लास्टिक बॉल है, कैसी बॉल है, प्लास्टिक बॉल, इसका मास कितना है, स्मॉल m, और एक मेरे पास एक बड़ी बॉल है इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास, फुटबॉल है ना। फुटबॉल का मास आपने देखा होगा, एक बड़ी सी बॉल होती है, तो आप ये देखोगे कि फुटबॉल का मास होता है कैपिटल M, अप्रोक्स इतना। तो यहाँ पे M ज़्यादा है स्मॉल m से, तो ये फुटबॉल का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉल। तो मुझे अगर सपोज करो प्लास्टिक बॉल और फुटबॉल बॉल दोनों बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, दोनों बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, तो किसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसको रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो फुटबॉल को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन द रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा फुटबॉल में। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फुटबॉल विल बी रजिस्ट मोर, और जो प्लास्टिक बॉल है मेरे पास, प्लास्टिक बॉल विल रजिस्ट लेस। तो ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो फुटबॉल मेरे पास होगी, तो फुटबॉल का मास ज़्यादा होगा, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे देना पड़ेगा, तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो जो अपनी पोजीशन को चेंज होने के लिए रजिस्ट करे, है ना, वो चेंज ना करना चाहे, उसी टर्म को क्या बोलेंगे, हम इनर्शिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी बात होगी, ये आप नोट कर लें। इसके बाद इनर्शिया के टाइप होते हैं, तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, तो तीनों कैटेगरी को बारी बारी से समझते हैं, और जो जो एग्जाम्पल अभी तक आपने इनर्शिया के बारे में सुने उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, तो प्लास्टिक बॉल विल रजिस्ट लेस, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो फुटबॉल मेरे पास होती है, फुटबॉल का जो इनर्शिया होता है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लास्टिक बॉल। क्यों इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। बॉल को स्टॉपिंग कंडीशन में लाने के लिए फुटबॉल के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, और यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लेस फोर्स, इसलिए इसकी इनएबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लेस इनएबिलिटी। ये भी मैं लिख देता हूँ, लेस इनएबिलिटी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर इनएबिलिटी, ठीक है। ये भी रफली आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि फुटबॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा मास है, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मोर फोर्स और लेस फोर्स, इसलिए इसकी इनएबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस प्लास्टिक बॉल, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, इसको नोट करके लिख लिया आप, ठीक है। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं इधर से, तो देखते हैं इनर्शिया के टाइप क्या है मेरे पास, ठीक है। तो इनर्शिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में, 3 टाइप में। तो सबसे पहले जो मेरे पास आता है वो आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहली कैटेगरी जो मेरे पास होती है वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन, object at rest condition remain in rest and cannot change position by its own। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के कंडीशन पे होगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। चेंज कब करेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे कोई ग्लास है मेरे पास, ठीक है, सिंपल सा ग्लास है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड आपने इस तरीके से यहाँ पे रखा है, सिंपल, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने, ठीक है,
ये गिलास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा है और यहाँ पे एक कॉइन है सिंपल इस तरीके से, ये क्या है कॉइन। तो ये गिलास इसके अंदर है। तो जब आप अच्छा अभी ये स्टैटिक कंडीशन में, दोनों रेस्ट के कंडीशन पे, तो ये कॉइन नीचे कब गिरेगा, जब आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद कहानी क्या होगी कि ये मेरे पास अगर गिलास होगा, ये गिलास होगा मेरे पास, तो कार्डबोर्ड तो आपने हटा दिया, ये कॉइन नीचे गिर के किधर जाएगा, सीधा यहाँ जाएगा बेसमेंट में, ठीक है। तो ये कॉइन है मेरे पास, तो ये कॉइन कहाँ जाएगा, सीधा बेसमेंट में। तो इसने अपनी पोजीशन को कब चेंज किया, जब आपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद कार्डबोर्ड तो सीधा आगे निकल गया और ये कॉइन सीधा कहाँ गया, नीचे की तरफ। तो पोजीशन को चेंज कब किया, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब तक इस फोर्स को अप्लाई नहीं किया तब तक ये अपनी रिमेन रेस्ट के कंडीशन पे ही रिमेन, अपनी कंडीशन को नहीं लीव करेगा, ठीक है, रेस्ट पे रहेगा। तो जैसे फोर्स लगाओगे वैसे ही कॉइन नीचे गिरेगा, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज करो ये मेरे पास कोई वॉल है सिंपल, ये क्या है, यहाँ पे बना देते हैं इसको, ये मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, इस तरीके से। और आप किसी गाड़ी में ऐसे मूव करके आ रहे हो सिंपल, ठीक है, या आप बैठे हो गाड़ी के अंदर। तो कुछ देर बाद जब गाड़ी सीधी वॉल से इम्पैक्ट करेगी, तो इम्पैक्ट करने के बाद कहानी क्या होगी, इम्पैक्ट करने के बाद कहानी इस तरीके से होगी, ये तो वॉल होगी सिंपल यहाँ पे, और जो कार है, कार होगी कुछ ऐसे। तो जो आदमी यहाँ पे अंदर बैठा होगा, जैसे इम्पैक्ट होगा तो वॉल पलट के कुछ फोर्स लगाएगी यहाँ पे। भाई इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मेरे पास ये है और यहाँ पे कोई वॉल होगी सिंपल, ठीक है। तो जैसे आपकी कार यहाँ पे पहुँचेगी, है ना, जैसे इम्पैक्ट होगा तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और ये पलट के नॉर्मल फोर्स इधर लगाएंगे। तो आप उठ के कुछ ऐसे गिरोगे यहाँ पे और सीधा यहाँ पे लैंड करोगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आप पूरा उछल के यहाँ पे आओगे। तो आपने अपनी पोजीशन को चेंज कब किया, अभी तो आप रेस्ट पे थे दोनों, आप गाड़ी के साथ किस कंडीशन पे थे, यूनिफॉर्म मोशन में थे या फिर रेस्ट की कंडीशन पे थे। तो जैसे ही वॉल से आप टकराओगे, टकराने के बाद गाड़ी ने वॉल के ऊपर नॉर्मल लगाया, फिर वॉल ने भी पलट के आपकी गाड़ी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया, तो आपकी गाड़ी के ऊपर क्या आया, एक एक्सटर्नल फोर्स आया। तो एक्सटर्नल फोर्स आने की वजह से आप तुरंत यहाँ से जंप करोगे, गाड़ी तो यहीं पे रुकी रहेगी स्टैटिक कंडीशन में, आप जंप करके सीधा कहाँ पहुँचोगे, गाड़ी से बाहर पहुँचोगे और यहाँ पे जाके गिर जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन को चेंज कब करेंगे, रेस्ट में पोजीशन कब चेंज होगी, जब अपने आप चेंज नहीं होगी, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक पोजीशन ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इसको आप नोट कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए नोट किया होगा आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बी पार्ट होगा यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन एंड cannot be accelerate and retard by its own। तो मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो करता रहेगा, अपने आप ना तो एक्सीलरेट होगा और अपने आप ना रिटार्डेशन की मोशन, रिटार्डेशन की कंडीशन में पहुंचेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज करो आप ऐसे बस के अंदर जा रहे हो, है ना, कोई बस है बड़ी सी, ठीक है, और आप यहाँ पे कहीं सीट के ऊपर ऐसे बैठे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तक ये वी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तक आपको कुछ भी यहाँ पे महसूस नहीं होगा, आप भी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहोगे। जैसे ही बस में एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, यानी धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही झटके के साथ एकदम, या फिर आप ऐसा मान लो कि इनिशियली गाड़ी किस कंडीशन में थी, रेस्ट में थी, आप यहाँ पे बैठे थे, किस कंडीशन में थी, रेस्ट में थी, ठीक है, किस कंडीशन में थी, रेस्ट में। तो रेस्ट में बैठने के बाद गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई, यानी किस कंडीशन में आ गई,
एक्सेलेरेशन आ गया बस के पास, यानी एकदम से स्टार्ट हुई, तो होता क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना आपका, ये जो सीट के साथ फिक्स है, तो वो तो वहीं पर रहता है। और आपकी कंडीशन कुछ ऐसे होती है, आपकी कंडीशन कैसे होती है, आप जो सीट पे बैठे थे, ठीक है, आप थोड़े से पीछे की तरफ मूव कर जाते हो। क्यों होता है ऐसा? ये होता है इनर्शिया की वजह से। और ये इनर्शिया कब आएगा? जब एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। देखो एक्सटर्नल फोर्स पिक्चर में आया तो आप किधर मूव कर गए? पीछे की तरफ मूव कर गए। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे का पोर्शन तो बस के साथ एक्सेलरेशन में था, ये तो इसी के साथ मोशन में था, तो ये तो कंटिन्यू रहता है। लेकिन ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ये दूर होता है पोर्शन ऊपर वाला आपका नीचे वाली सीट के कंपैरिजन में, नीचे वाले पार्ट के कंपैरिजन में। तो आपको एकदम पीछे की तरफ फोर्स फील होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा आप इसको बाइक की फॉर्म में भी देख सकते हो। जैसे आप बाइक के ऊपर जाते हो तो बाइक एकदम से अगर झटके के साथ स्टार्ट होती है तो बाइक तो आगे निकल जाती है, यानी आपका नीचे वाला पोर्शन जो सीट के साथ रहता है बाइक की, वो तो आगे निकल जाता है और आप एकदम पीछे की तरफ एकदम ऐसे महसूस करते हो। तो पीछे क्यों गए आप? क्योंकि आपके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगा है, एक इनर्शिया लगा है, जो कि आपको पीछे की तरफ मूव कराएगा। और नीचे वाला पार्ट तो बाइक के साथ टच में रहता है, तो नीचे वाला पार्ट आगे निकल गया और आप पीछे की तरफ मूव कर जाते हो। तो इसी फिनोमेना को, इसी इमेजिनरी फोर्स को, इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद एक लास्ट होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। ओके, तो उसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है। तो चलिए इसके नीचे मैं बता देता हूँ, फिर उसको एक साथ ही आप नोट कर लेना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन के फॉर्म में ही होगा। ठीक है। ये क्या होगा? इन एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, अदरवाइज अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे सिंपल हाईवे है मेरे पास और आप किसी गाड़ी के अंदर ऐसे जा रहे हैं, सिंपल है ना, तो एक सामने ड्राइवर है जो गाड़ी चलाएगा पर्सन, और एक उसके बराबर में। तो जैसे ही गाड़ी टर्न लेगी तो टर्न लेने पे कहानी कुछ ऐसे होगी, टर्न लेने पे कहानी कुछ ऐसे होगी। ठीक है। तो सपोज करो गाड़ी ऐसे टर्न लेगी यहाँ पे पीछे, तो टर्न लेने पे सपोज करो फ्रंट से गाड़ी आ रही है इस तरीके से, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है। तो होगा कुछ ऐसे कि जो साइड वाला बंदा होगा दोनों, वो किधर मूव कर जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। और गाड़ी का टर्न कैसे है? गाड़ी का टर्न है इस तरीके से। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, जो यहाँ पे ये डायरेक्शन जो चेंज हो गई, वो किसकी वजह से हुई? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी एक इमेजिनरी फोर्स यहाँ पे एक्ट किया, जिसकी वजह से लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ ही रहा और अपर वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी एक इमेजिनरी फोर्स यहाँ पे एक्ट हुआ, जिसको हमने क्या बोला? इनर्शिया बोला। ठीक है। तो ये मेरे पास होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है इनर्शिया के बारे में। अब इसको आप नोट कर ले आराम से, फिर देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से। देखते हैं सवाल कैसे पूछेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पे। तो बस जब भी सवाल की पहचान याद रखनी है आपको, जब भी सवाल में आपको बोले कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो या सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है? वो है जीरो। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, जैसे ये है मेरे पास, ये 10 किलोग्राम। ठीक है। ये रोप आपको देगा और बोलेगा कि दोनों रोप के अंदर क्या बोलेगा? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 क्योंकि ये रोप अलग है, इसमें टेंशन अलग होगा और इसमें टेंशन अलग होगा। ठीक है। और ये एंगल आपको कितना दिया है? ये दिया है 37 डिग्री। तो एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखें कैसे होगा। ठीक है। तो सिंपल सवाल है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर एंगल 37 है
और यहाँ पे सिंपल लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं सिंपल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एंगल 37, तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। और टेंशन किधर होगा, देखो कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ होता है, इसको बोल देंगे टेंशन T1, टेंशन T1, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T2 और यहाँ पे टेंशन T2। तो इस 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपल 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे यहाँ पे एक्ट होगा mg, कितना होगा 10 × g, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कितना लगा, इधर लगा T2 और एंगल कितना है यहाँ पे 37। तो एक कंपोनेंट तो उसका इधर आएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा सिंपल, और जिसके साथ एंगल होता है किसमें ब्रेक होता है कॉस में, यानी T2 cos 37। और ऊपर कितना आएगा यहाँ पे T2 sin 37, नीचे आएगा 10g और यहाँ पे कितना लगा है T1, ठीक है। ये कहानी होगी यहाँ पे। तो नेट फोर्स सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है 0, यानी x डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 है और y डायरेक्शन का भी नेट फोर्स कितना है वो भी 0 है। तो x में देख लेते हैं नेट फोर्स 0 होने का मतलब, तो जरा मैं x में बात करता हूँ। तो Fx0 कितना होगा, ये होगा T1 माइनस T2 cos 37 इक्वल टू 0। तो T1 इक्वल टू कितना होगा T2 cos 37 कितना होता है, ये होता है 4/5। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू कितना है 4T2/5, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y डायरेक्शन का नेट फोर्स भी कितना है 0, y डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो y में एक होगा T2 sin 37 माइनस 100 इक्वल टू 0, 100 हो जाएगा ये, 10g की वैल्यू 10 होती है, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा T2 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3/5 इक्वल टू कितना होगा 100, यानी टेंशन T2 कितना आ गया, ये आएगा 500, 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3, यानी रो 2 के अंदर जो टेंशन मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा 500/3। अब T1 निकाल लेंगे सिंपल, इस T2 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे और T1 आ जाएगा, ठीक है। तो T1 मैं इधर कर देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। तो T1 मुझे कितना दिया है, T1 है मेरे पास 4T2 डिवाइड बाय 5, तो 4/5 यहाँ पे लिखूँगा, और T2 कितना है 500/3, 500/3 हो जाएगा। तो 5 से कट होगा यहाँ पे कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी 400/3 इतना न्यूटन। तो T1 कितना आएगा 400/3 न्यूटन। तो T1 और T2 दो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे और दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, बस नेट फोर्स 0 करके x और y में T1 और T2 की वैल्यू निकालनी थी रिलेशन बना के। तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं लामीज थ्योरम, ठीक है। तो लामीज थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। लामी थ्योरम क्या बोलती है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है और एक छोटा सा लॉ है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी क्या होता है वो। तो क्या है मेरे पास लामीज थ्योरम, ठीक है। इसको सिंपल लामी थ्योरम भी बोलते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है, बट फिजिक्स में कई बार एडवांस के अंदर भी इसको इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछे। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है, ये मैं लिखा देता हूँ। इफ 3 forces are in equilibrium at a point, then one force is proportional. One force is proportional to sine angle between अदर टू फोर्सेस, प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास है फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2 और यहाँ पे फोर्स F3, और इस पॉइंट के ऊपर तीनों फोर्स किस में इक्विलिब्रियम में, और इनके बीच का एंगल कितना है अल्फा, इनके बीच का एंगल है बीटा, उनके बीच का एंगल कितना है गामा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये होता है कि जो F1 फोर्स होगा मेरे पास, इसके सामने वाला एंगल क्या है गामा, तो कितना हो जाएगा साइन गामा। F2 मेरे पास ये फोर्स F2 के सामने वाला एंगल बीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन बीटा। F3 के सामने वाला एंगल कितना है अल्फा, तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा।
ये थ्योरम क्या बोलती है, यही मेरे पास होती है लामिस थ्योरम, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लें। इसके बाद इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। देखते हैं कैसे सवाल पूछेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस तरीके से देगा और सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, ठीक है। कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको क्या बोल देगा यहाँ पे, ये बोल देगा ये फोर्स कितना है 100 न्यूटन, इनके बीच का एंगल कितना बोल देगा 120, यहाँ पे कितना बोल देगा 150, और आपसे बोल देगा कि बताओ T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो कैसे करेंगे, ट्राई करो इसको एक बार करने का। सिंपल तरीका है, ये 150, ये है 120, तो पूरा एंगल कितना होता है 360, तो इसको, तो ये एंगल कितना बचेगा, देखो 360 माइनस कितना करेंगे 150 प्लस 120, तो 360 माइनस कितना होगा, ये होगा 270, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपल साइन रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे, T1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे साइन, और इसके सामने वाला एंगल कितना है 90, ये होगा इक्वेशन 1। यहाँ से देखो 100 न्यूटन, 100 डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल कितना है 120, कितना लिखेंगे 120। इसके बाद ये बचा T2 और नीचे क्या लिखेंगे साइन 120, और T2 के सामने वाला कितना है 150, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन 150, ये कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को एक साथ लेके T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये होगा 100, साइन 120 कितना होगा साइन 90 प्लस 30, यही होता है। और साइन 90 प्लस 30 ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाते हैं। तो कितना बचेगा T1 इक्वल टू 100, और 90 वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, तो कितना बचेगा कॉस 30, 100 डिवाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो T1 कितना आएगा यहाँ से 200/√3 न्यूटन, कितना आएगा T1 200/√3 न्यूटन, क्योंकि ये cos 30 √3/2 2 पर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200/√3। और T2 कैसे निकालेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, यहाँ पे T1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा T2, और कितना होगा साइन 90 प्लस 60, ये लिख सकते हैं। तो T1 यहाँ पे कितना हो जाएगा T2 डिवाइड बाय साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 60, ये बचेगा cos 60, ठीक है। ब्रैकेट वैल्यू किसके निकालनी है T2 की, तो T2 कितना आएगा यहाँ से, T1 आएगा cos 60, तो T2 इक्वल टू, अच्छा T2 इक्वल टू कितना होगा, T1 मैंने कितना लिखा 200/√3, और cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ, तो यहाँ से जो T2 मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से T2 कितना मिलेगा, यहाँ से देखो उधर कर देता हूँ मैं, तो T2 कितना मिलेगा, देखो 2 से ही कितना कट हो जाएगा 100, तो T2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 100/√3 न्यूटन, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी मिली 200/√3, और T2 की वैल्यू कितनी मिली 100/√3, ठीक है। तो T1 cos 60 1/2, और T1 की वैल्यू मैंने निकाली है 200/√3, तो ये T2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था लामिस थ्योरम के बेस पे, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया है, ठीक है। तो एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम, है ना। इस तरीके का वो ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम। एक रोप यहाँ पे लगी है और एक रोप यहाँ पे लगी है, ये है 30 डिग्री एंगल और ये है
60 डिग्री एंगल, 2 एंगल आपको दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आपसे क्या पूछा है, दोनों रोप के अंदर टेंशन पूछा है, ठीक है। तो T1 एंड T2 की वैल्यू बतानी है और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसने मेंशन किया। तो कैसे करेंगे, ट्राई करो उसको एक बार करने का। T1 और T2 दो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ट्राई किया होगा आपने, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, जब भी ऐसा सवाल आए आपके पास, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा तो टेंशन इधर कितना लगेगा, T1, यहाँ पे कितना लगेगा, T2, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर इसको मैं 2 kg को यहाँ पे बनाऊंगा नीचे 2 kg को, तो एक तो mg लगेगा नीचे, यानी 2g, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट होगा किसका, इधर कितना होगा, T2 cos 37, और यहाँ पे कितना होगा, T1 cos 60, ठीक है। और ऊपर कंपोनेंट कितना आएंगे, 2 आएंगे, यहाँ पे आएगा T2 sin 60, और एक कंपोनेंट और आएगा जिसको बोलेंगे T2 sin 30, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से अगर मैं बैलेंस करके लिखूंगा, ये कितना होगा, T2 cos 37, और यहाँ पे कितना होगा, T1 cos 60। ऊपर 2 फोर्स आएंगे, यहाँ पे एक आएगा T2 sin 60 और एक आएगा T1 sin 30, क्योंकि 2 कंपोनेंट होंगे, इधर वाला कॉस में ब्रेक होगा और ऊपर किस में ब्रेक हो जाएगा, साइन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स कितना है, 0। तो एक्स में भी फोर्स कितना रहा होगा, 0, और वाई में भी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। तो एक्स में 0 करके देखते हैं जरा, तो कितना आएगा, T1 cos 60 कितना मिलेगा यहाँ से, T2 cos 37। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इक्वल टू T2 cos 37 कितना होता है, 4/5, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे किस में होगा, T2 cos 30 और T2 sin 30, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, T1 कितना मिलेगा, 8 T2/5, ऐसे कुछ मिलेगा भाई। 2 धर जाएगा तो कितना होगा, 8 T2/5, ये कहानी मिलेगी। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, सिंपल, ठीक है। तो अब वर्टिकल में देख लेते हैं। अच्छा, ये कितना मिलेगा, ये मेरे पास है 30 डिग्री एंगल, कितना है, 30 डिग्री। तो इसको कितना लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, ये मुझे 30 दिया है इधर, ठीक है। और ये cos 60, तो ये कितना होगा, यहाँ से 30 डिग्री होगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, √3/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो T1 मेरे पास कितना आएगा, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 कितना मिलेगा, √3 T2, ऐसी कहानी मिलेगी, उसको ऐसे लिख लो, ये कितना मिलेगा, T2 √3, यही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, और T1 इक्वल टू T2 √3, एंगल मुझे 30 दिया है, तो cos 30 में ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये मैंने x में 0 किया है, यहाँ पे नेट फोर्स किस में, 0। अब y में 0 करके देखते हैं, y में 0 करके कितना मिलेगा, तो y कहाँ पे, ये रहा। तो क्या लिख सकते हैं, T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो कितना बचेगा, T2 √3/2, T1 1/2 sin 30 कितना हो जाएगा, 20। और T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, T2 की वैल्यू कितनी है, T1 ये था मेरे पास T2 cos 30, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, cos 30 और T2 sin 60, और ये T1 cos 60 और T1 sin 60, ये बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, T2 sin 30 और T1 sin 60, क्योंकि इधर वालों को हमने T1 माना है, सिंपल। तो ये तो हो जाएगा सही बिल्कुल। और y में देख लेते हैं, तो कितना बचेगा, ये आएगा यहाँ पे T1 sin 60 और T2 sin 30 इक्वल टू 20, सही बात है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, T1 कितना है, T2 √3, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है T1 √3/2, ऐसे ही बचेगा। और ये कितना होगा, T2/2। तो T1 की वैल्यू कितनी है, रख देंगे यहाँ पे T2 √3 और √3/2, ये बचेगा, ये आएगा T2/2 इक्वल टू कितना बचेगा, 20, ठीक है। तो सिंपल बस T1 और T2 यहाँ पे सही रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, T2/2 और प्लस T2/2 इक्वल टू बचेगा 20। तो ये कितना होगा, T2/2 इक्वल टू कितना बचेगा, 20, सही है भाई। √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 T2/2 और कितना बचेगा, T2/2। नीचे लेंगे एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 2, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 T2 प्लस T2, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 40, ये आएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगा 10 न्यूटन, सिंपल। तो कुछ नहीं था, बस इसमें
ब्रेक करना था कंपोनेंट में, T2 इधर और T1 इधर, और ये थोड़ा सा देखना था साइन 60 में ब्रेक होगा इधर वाला, और ये वाला T2 वाला 30 में, ठीक है। तो नेट फोर्स x में 0 करके T1 T2 में रेशियो निकाल लिया मैंने रिलेशन, और y में 0 करके T2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। तो अब T2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो T1 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, T1 कितना दिया है, T2 √3, तो कितना हो जाएगा 10√3 इतना न्यूटन, ठीक है। यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो T1 और T2 की वैल्यू मुझसे पूछी थी, सिंपल इस तरीके से सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, T2 आएगा 10 न्यूटन और T1 आएगा 10√3, ठीक है। सिंपल सवाल है, थोड़ा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको, है ना। बस ये देख लेते हैं, ठीक है। और देखो सवाल कैसे देगा आपको, जैसे ये दे देगा कुछ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये एंगल कितना देगा थीटा, और ये दिया है, और यहाँ पे मास कितना दिया है कैपिटल M, और एक रोप यहाँ से कनेक्ट कर देगा, और आपसे बोल देगा कि बताओ टेंशन फोर्स, क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा, यानी T और M की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखो कल मैंने बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो ये रोप यहाँ से कनेक्ट होगी तो टेंशन कितना होगा, T होगा इधर और टेंशन T होगा इधर, ठीक है। और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। नीचे एक्ट करेगा mg, ऐसे अगर मैं इसको ड्रॉ कराऊंगा नॉर्मल, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये कितना होगा mg cos थीटा, और नीचे कितना आएगा यहाँ पे mg sin थीटा, mg cos थीटा और यहाँ पे mg sin थीटा, और दोनों का कॉन्टैक्ट होगा तो नॉर्मल भी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल आएगा, टेंशन हो जाएगा mg sin थीटा, यानी टेंशन को कौन बैलेंस करके रखेगा, ये mg sin थीटा बैलेंस करके रखेगा, और नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी के बेस पे एक दूसरा सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, तीन किलोग्राम, और यहाँ पे मास नीचे लटका है दूसरा जिसका मास है 5 किलोग्राम, ठीक है। और सिस्टम किस कंडीशन में, इसको ऐसा मान लो 3, और ये कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मुझे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया है 5 kg मास और यहाँ पे 3 kg मास, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको सही से 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे, एक तो ये थीटा बताना है कितना होगा, टेंशन बताना है और नॉर्मल रिएक्शन, तीनों चीज़ें बतानी है कैलकुलेट करके, थीटा T और M। तो कैसे करेंगे वो ट्राई करें इस क्वेश्चन का, यही लॉजिक यहाँ पे लगाना जो हमने यहाँ पे लगाया। तो सबसे पहला काम होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसने मेंशन किया है सवाल में। तो नीचे क्या होगा 3 × G, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ होगा टेंशन T, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन होगा T, इस कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ होगा टेंशन T, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ होगा टेंशन T, ये कहानी होगी। और यहाँ पे होगा मेरे पास 5G cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × G × sin थीटा, ये बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा 30 न्यूटन। भाई टी तो इसके इक्वल हो जाएगा 3 × G, टी को बैलेंस करके इसने रखा होगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। तो क्या टेंशन 5G sin थीटा के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा 5 × 10 × sin थीटा। टेंशन मैंने कितना निकाला 30, ये हो जाएगा 50 × sin थीटा। तो sin थीटा यहाँ से कितना आएगा, sin थीटा आएगा यहाँ से 30/50, ये हो जाएगा 3/5, और sin थीटा 3/5 किसका होता है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। तो टेंशन मैंने निकाल लिया सिंपल यहाँ से। अब मुझसे क्या पूछा है दूसरी चीज़, और मुझसे यहाँ पे क्या पूछा है, और दूसरी बात मुझसे पूछी है कि बताओ ये नॉर्मल कितना होगा। तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा 5G cos थीटा। तो कितना हो जाएगा ये 50, ये हो जाएगा cos 37, ठीक है। तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा 50, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है, sin 50 3/5 और cos 37 4/5, ये कट होगा यहाँ से 10 टाइम्स। तो n कितना आएगा यहाँ से,
एन मेरे पास आएगा 40 न्यूटन, और यही मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें मुझसे पूछी थी, तो कंपोनेंट में ब्रेक करके टेंशन निकाल लेंगे, टेंशन निकालने के बाद थीटा निकाल लेंगे यहाँ से बैलेंस करके, और नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे 5g cos थीटा, और ये नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। और क्वेश्चन देखते हैं, वो देखते हैं कैसे सवाल पूछेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस में। ये सब सवाल हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पे कर रहे हैं, जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अभी तक कहीं पर भी मैंने एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं की है। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ की बात वहाँ पे होगी। ठीक है, देखते हैं सवाल मुझे क्या दिया है। ये वी ग्रुप दी है मुझे इस तरीके से, क्या दिया है, वी ग्रुप दी है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे एक बॉल को ऐसे टच करा के रखा है, सिंपल एक बॉल को ऐसे टच करा के रखा है, जिसका मास स्फेरिकल बॉल है, जिसका मास कितना 10 किलोग्राम। ये एंगल कितना दिया 60, और एंगल कितना दिया है 60, और सिस्टम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में है। आपको नॉर्मल रिएक्शन बतानी है कितनी होगी, क्या बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ट्राई करके देख सकता आप इस क्वेश्चन को, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात पहले आपको समझ आ रही होगी कि ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो ये 60, ये 60, ये कितना बचेगा, ये भी आ जाएगा 60, सिंपल। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको। अब इसकी बेसिक जो, अच्छा, ये जो मास होगा स्फेरिकल बॉल का, वो सेंटर अप्लाई करेगा नीचे की तरफ, कितना करेगा 10 × g, ये बात समझ आ रही है सबको। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आएगा इधर, क्या ये ऑब्जेक्ट टच में है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट होगा तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल किधर जाता है, सेंटर से पास करता है नॉर्मल, एक नॉर्मल आएगा इधर, सिंपल, और ये भी सेंटर से पास करेगा तो एक नॉर्मल आएगा इधर। ठीक है, तो 2 नॉर्मल दिखाई देंगे और दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो जो n की वैल्यू यहाँ पे होगी वही n की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं नीचे बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ये। ठीक है, इसकी कहानी कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा स्फेरिकल टाइप का बना लेते हैं, ये होगा। ठीक है, तो ये होगा ग्राउंड यहाँ पे, और ये जो लाइन होगी ना सेंटर, जो इसका mg नीचे एक्ट करेगा, ये बिल्कुल इसको 10 × g बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, यहाँ पे सेंटर से पास करेगा। और नॉर्मल किधर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है नॉर्मल इधर, और यहाँ से नॉर्मल किधर लग रहा है इधर। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचेगा 30, और ये एंगल भी कितना बचेगा 30, तो दोनों साइड में एंगल हो गया 30। और नॉर्मल जब भी टेंजेंट का ड्रॉ होता है तो ये एंगल कितना बच जाता है 90, और ये 30, तो ये भी कितना बचेगा यहाँ पे 90। ये ज्योमेट्री समझ आ रही है सबको भाई, ये हाफ हो जाएगा, तो ये 30 है 30, और इसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट वो होता है 90, और इसके साथ जो टेंजेंट होगा इन दोनों के बीच में कितना होगा 90। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले को, तो ये 30, ये 90, तो ये कितना बचेगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 + 30 कितना हो जाएगा 120, और 120 + 60 180, तो ये एंगल कितना बचेगा 60। सेम कहानी इधर होगी, ये 30 है 90, तो ये एंगल कितना बचेगा 60 बचेगा। बस ये एंगल मेरे पास आ गया, अब खेल खत्म हो गया है। सिंपल से सवाल को, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार फेरी बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको इधर का। तो इस पॉइंट की तरफ ध्यान से देखें आप, जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे कहानी कुछ ऐसे होगी, एक नॉर्मल इधर आएगा कितना n, और एक नॉर्मल इधर आएगा n, ये कहानी होगी, और नीचे की तरफ एक्ट करेगा 10 × g। ठीक है, तो ये नॉर्मल इधर कर लेते हैं, और ये नॉर्मल इधर कर लेते हैं, सिंपल। तो एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल मुझे दिया है 60, और ये एंगल मुझे दिया है 60, ऐसी कहानी होगी। ठीक है, ये लगेगा इधर, ये लगेगा इधर। तो इसका अगर इधर कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ, ये तो 10g किधर लगेगा, ये तो लगेगा 10g नीचे। इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा n cos 60। इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा n cos 60, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको बोलेंगे n sin 60, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको बोलेंगे n sin 60। ये बात समझ आएगी आपको भाई, n था नॉर्मल, इसका कंपोनेंट ब्रेक किया n cos 60, इसका कंपोनेंट ब्रेक किया n cos 60, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा sin 60, और यहाँ पे कितना होगा sin 60। ये दोनों कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कहानी यहाँ पे क्या बचेगी, देखो ये दोनों फोर्स है ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ, तो क्या लिख सकता हूँ n cos 60 + n cos 60 = 10 × g। भाई ऊपर वाले फोर्स को नेट फोर्स 0 करके ये लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2n
cos 60 ये आएगा 100, तो ये कितना होगा 2n cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल टू कितना होगा 100, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 100 न्यूटन, यानी नॉर्मल फोर्स यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, नॉर्मल फोर्स मुझे मिलेगा 100 न्यूटन। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये मुझे दिया था, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको बना के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक बार देखें आराम से, नोट करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सिंपल सवाल था, लिखते लिखते भी आप इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से लिखें और इसको नोट करें, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखते हैं सवाल में मुझे क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक इंक्लाइन इस तरीके से प्लेन है मेरे पास, ये एंगल मुझे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे कुछ कहानी है। और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल ऐसे रख के टच करा के कुछ, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल एक इसका मास कितना दिया है 10 किलोग्राम, इसका भी मास कितना दिया है 10 kg। तो आपसे पूछा है कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। तो पहले देखना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देखो यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा अलग और यहाँ पे मिलेगा अलग, क्योंकि इस बार दोनों सिमेट्रिकल नहीं है ऑब्जेक्ट दोनों साइड में, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा। सबसे पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, एक बात तो आपकी समझ में आनी चाहिए, ये सेंटर होगा तो यहाँ से जो नॉर्मल होगा, जो यहाँ पे mg लगेगा tan g, वो तो नीचे जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ये पार्ट यहाँ से टच करके। और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, वो किधर पास करेगा, सेंटर से, ठीक है, इसको कितना बोल देंगे n1, और एक होगा यहाँ से सेंटर से ये इधर जाएगा, इसको बोल देंगे n2। रफली थोड़ा सा ऐसे होगा, रफली भी मैं बना दूंगा, ये थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए बनाया कि दो नॉर्मल रिएक्शन n1 और n2, और नीचे क्या लगेगा m/g लगेगा, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्री देख लेते हैं, अगर ये 30 है और ये पूरा कितना होगा 90, ये कितना बचेगा 60 बचेगा, और ये एंगल कितना होगा यहाँ से, ये होगा 90, ठीक है। तो ये 90, ये 60 है, कितना बचेगा एंगल यहाँ से, ये बचेगा 30 डिग्री, कितना बचेगा 30। फिर से देख लो, ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल था, वेज का दिया था उसने, और ये इंक्लाइन जब नीचे करेंगे tan g इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूरा 90, ये 30 कितना बचेगा 60, और नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं किसी सरफेस के टेंजेंट से, वो कितना होता है 90, तो 90 + 60 कितना हो गया 150, और पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होना चाहिए, तो 90 + 60 150, ये कितना बचेगा 30, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम की कहानी कुछ ऐसे होगी, अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, नीचे आएगा tan g सिंपल, है ना, और यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा इधर, ये नॉर्मल मेरे पास है n1, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल कितना है ये मेरे पास है n2, ठीक है। तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा n1 cos 30, और इधर एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलेंगे n1 sin 30, यही कहानी होगी भाई। इस वाले पॉइंट को पार्ट में ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिख लिया, और सिस्टम किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा n1 सिंपल n1 cos 30 इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा tan g। देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो कितना आएगा ये 100 हो जाएगा 10 × g, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो n1 कितना आएगा यहाँ से 100/cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो n1 कितना आएगा 200/√3 न्यूटन, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो n1 मेरे पास आ गया, n2 निकाल लेंगे, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर देंगे, तो n1 sin 30 किसके इक्वल होगा, ये होगा n2 के इक्वल। तो n1 कितना है 200/√3, और sin 30 कितना है 1/2, इक्वल टू कितना होगा n2, ये 100 टाइम्स कट हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी 100/√3 न्यूटन, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो y में बैलेंस करके n1 निकाल लिया, और x में नेट फोर्स 0 करके n2 की वैल्यू निकाली। तो सिंपल ज्योमेट्री थी, और इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना के n1 और n2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। तो N और N2 की वैल्यू सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सवाल मुझे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ में कोई सवाल रुकेगा नहीं आपका, सब कैटेगरी के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये एक वॉल है यहाँ पे, और सिंपल ये क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है बीम। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है 5 किलोग्राम, और यहाँ पे एक रोप कनेक्ट है। ठीक है, कितना वेट है इसका, इसका वेट है 300 kg, ये मुझे दिया है। और ये एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। आपसे T1 एंड T2 यानी दोनों रोप के अंदर जो टेंशन होगा, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। तो रोप 1 और रोप 2 के अंदर आपसे टेंशन की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। ठीक है, तो ट्राई करें इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये 300 kg है 45, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम जरा मैं इधर बनाता हूँ नीचे। ये कितना होगा 300 kg, ये कहानी हुई। और ये एंगल मुझे कितना दिया है यहाँ पे, ये एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे 300 G, अगर आपको दिखेगा यहाँ से, तो ये कितना होगा 300 G होगा यहाँ पे। और ये एंगल होगा 90, तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। और यहाँ पे टेंशन कितना होगा, इसको बोलेंगे T2, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा T1। ऐसे तो कहानी होगी भाई, ये 45 है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा, ये हो जाएगा 90, ये कितना बचेगा 45। ये होगा टेंशन T1। इस रोप में टेंशन किधर लगेगा, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। ठीक है, बस इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। देखो कैसे, 300 kg है यहाँ पे, तो ये कितना होगा T2 के साथ ऊपर किस में ब्रेक जाएगा, कॉस में ब्रेक होगा, T2 cos 45, और नीचे किस में ब्रेक होगा T2 sin 45, और इधर किस में ब्रेक होगा, ये होगा T1, और नीचे कितना होगा 300 G। 300 G का मतलब 3000 न्यूटन। यहाँ पे 300 G लिख लेते हैं इसको, कितना होगा 300 G। तो x और y में बैलेंस कर लेते हैं फोर्स। तो यहाँ पे कितना होगा T2 cos 45 इक्वल टू 3000 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से T2 cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 3000√2 न्यूटन, ये हो जाएगा T2। T1 कैसे निकालेंगे, इनको बैलेंस कर सकते हैं, तो होगा T2 sin 45 इक्वल टू T1। तो यहाँ से T1 कितना आएगा, T2 की वैल्यू रखेंगे 3000√2, और sin 45 कितना होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी 3000 न्यूटन, ये आंसर होगा। या फिर इसको अगर kg की फॉर्म में लिखना चाहें तो G से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा T1 भी 300 kg। अगर kg की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा, और न्यूटन की फॉर्म में लिखेंगे तो 3000 न्यूटन। ये सिंपल सा सवाल था, इसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, कि नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं क्या दिया है मुझे सवाल। देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक पुली है मेरे पास, दिखाई दे रही होगी आपको। ये है पुली, जिसका मास कितना है, स्मॉल है। पुली का मास भी यहाँ पे दिया है, और ये मेरे पास क्या है, क्लैंप। क्या है, क्लैंप। तो फाइंड आउट फोर्स एट पुली बाय क्लैंप। आपको बताना है कि जो फोर्स है ये पुली के ऊपर, क्लैंप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जैसे क्लैंप का पुली से कनेक्ट किया होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आया होगा। इसने उसके ऊपर नॉर्मल लगाया होगा इधर, तो इसने भी पलट के किधर लगाया होगा, इधर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो अच्छा सवाल है थोड़ा सा।
तो नेट नॉर्मल मुझे निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो अच्छा नॉर्मल होगा या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट बोल सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, रिजल्टेंट। अब इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो इसका मास है कैपिटल एम, तो नीचे एक्ट करेगा एम जी और टेंशन करेगा टी ऊपर एक्ट। इस कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ लगेगा टेंशन टी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा तो टेंशन किधर लगेगा, इधर, टेंशन किधर लगेगा, इधर। अब क्योंकि पूरी रोप एक है तो रोप के अंदर टेंशन भी कैसा रहेगा, एक रहेगा। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल एम इंटू जी। अगर कैपिटल टी की बात करूँ तो वैल्यू कितनी मिलेगी, एम इंटू जी। अब इस एम को जरा ध्यान से देखो आप, तो इस एम का यानी पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ जिसका स्मॉल एम मास है, तो यहाँ पे जो नीचे एक्ट करेगा वो का टेंशन टी और पूरा घूम के यहाँ पे भी टेंशन कितना है, कैपिटल टी, ठीक है। ये कहानी होगी। और इस सेंटर से इसका नीचे किधर एक्ट करेगा, एम जी नीचे एक्ट करेगा। क्या टेंशन टी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम इंटू जी, जो किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल। और यहाँ पे टेंशन टी किसके इक्वल होगा, कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल, ठीक है। ये लगेगा एम जी। और रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, कहीं यहाँ से पास करेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करके एम जी प्लस कैपिटल एम जी, और यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल एम जी, और ये होगा इधर आर। ये एक वेक्टर मान लो फोर्स का, ये एक वेक्टर मान लो फोर्स का, ठीक है। और दोनों के बीच एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकलेगा सिंपल आर इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा कैपिटल एम जी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, ये होगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी क्या होगी, अच्छा जी स्क्वायर तो बाहर ले सकते हैं हम सिंपल, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर बचेगा कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर, और जी आएगा बाहर। ये क्या आएगा मेरे पास, ये होगा नेट फोर्स। ये वो नेट फोर्स होगा जो क्लैम्प के ऊपर पुली अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, नीचे होगा एम जी, तो टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी। तो टी होगा एम जी और यहाँ पे होगा एम जी टी, और ये लगेगा एम इंटू जी, ठीक है। तो रिजल्टेंट दोनों का निकाल के कितना आएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर इंटू जी। तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उसको नोट कर लें आप, ठीक है, आराम से, फिर देखते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो ये मेरे पास होगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो उसको हटा देता हूँ मैं इधर से। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, तो उसको आप ट्राई करें एक बार करने का, और कमेंट में आप आंसर भी इसका बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। अगर आपने समझा होगा चीज़ों को तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। सिस्टम किस कंडीशन में, सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। तो आपको क्या बताना है, T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, ठीक है। तो 5 किलोग्राम का मास है, यहाँ पे एंगल है 30, यहाँ पे एंगल है 60, ये रोप अलग है, ये रोप अलग है, और T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सिंपल सवाल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। कमेंट करके आंसर इसका बताएं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो उसको लिख लें आप आराम से, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी सारे आपको डिस्कस करा दिए। और फर्स्ट लॉ के बेस पर जितने भी सवाल आएंगे आई होप आप सबको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन, और सारे अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।